हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को थ्योरेटिकल तरीके से फिनिश कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है ना, बुक निकाल लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्फेरिकल कंडक्टर की बात करवा रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें स्फेरिकल कंडक्टर की, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो जो C है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कुछ कैपेसिटर्स इसमें एज शोन इन फिगर अरेंज है और आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। ये डायग्राम है। एक बार हो सके तो आप खुद प्रयास करके देख ले, बाकी मैं कराता हूं। फिर इसको देखिए। तो जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटेंस हैं ये सीरीज में कनेक्ट हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को, फिर ये 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड भी आपस में सीरीज में ही है। थोड़ी लैंग्वेज बना दीजिए, लिख दो कि 3 माइक्रोफैरड कॉमा 6 माइक्रोफैरड बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सो नेट कैपेसिटेंस विल बी, बताओ कितना आएगा बच्चों? अगर C1 और C2 सीरीज में कनेक्ट हो तो फॉर्मूला क्या कहता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 3 और 6 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 9, 2 माइक्रोफैरड। सिमिलरली 4 माइक्रोफैरड बोथ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड कनेक्ट इन सीरीज। तो इनकी कैपेसिटेंस आएगी 2 माइक्रोफैरड। मतलब अगर मैं नया डायग्राम बनाना चाहूँ एक, तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऊपर के 2 को हटा करके एक ही कैपेसिटर लगा दीजिए आप। कितने माइक्रोफैरड का? 2 माइक्रोफैरड का। और 4 का वैल्यू भी कितना आया है? 2 माइक्रोफैरड। ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, जो 2 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं ये आपको पैरेलल में कनेक्ट दिखेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 मीन्स 4 माइक्रोफैरड। तो ये जो डायग्राम आपको दे रखा है इसका जो नेट कैपेसिटेंस आना है वो कितना आएगा? 4 माइक्रोफैरड है। नोट करो। चलो बच्चों, यहां तक क्लियर है सबका, है ना? ठीक है। तो ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें सब भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड थ्रू ए वायर देन, कि एक चार्ज कैपेसिटर है। 3rd क्वेश्चन देखिए बच्चों। चार्ज कैपेसिटर से मेरा मतलब क्या है कि इस प्लेट पे चार्ज तो है प्लस Q और इस प्लेट पे चार्ज क्या है? माइनस Q। ये एक चार्ज कैपेसिटर है, समझे आप? बोल रहा है कि इसकी दोनों प्लेटों को एक वायर से कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा बच्चों? अब सोचिए आप, अगर आप वायर से कनेक्ट कर दोगे तो दोनों कंडक्टर मिलकर एक कंडक्टर बनाएंगे। एक पर चार्ज प्लस Q, दूसरे पर माइनस Q, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। व्हेन वी कनेक्ट बोथ प्लेट वाई ए वायर देन net charge
विल बी 0। तो बच्चों सिग्मा क्यू कितना आ जाएगा 0, और सिग्मा क्यू 0 का मतलब है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज। समझ में आया? तो जो कैपेसिटर की अगर दोनों प्लेटों को हम एक वायर से कनेक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा कि कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपको क्लास में करवाया जाएगा, थोड़ा बड़ा है और वैसे भी इसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे। तो जब चैप्टर नंबर 6 कर चुके होंगे तब इसको हम कराएंगे, अभी इसको रोकिए थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्पेरिकल कंडक्टर इज 1:2। स्पेरिकल कंडक्टर की रेडियस का रेशियो दिया हुआ है आपको 1:2। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, मतलब हमें C1/C2 निकालना है। तो अगर मैं स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करूं तो आपको समझ में आता है कि C इज प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब अगर C1/C2 चाहिए तो ये होगा R1/R2, और R1/R2 कितना है 1:2। तो C1/C2 भी कितना आएगा 1:2। स्पेरिकल कैपेसिटर की रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का रेशियो आपसे जानना चाह रहा है। और एक बात आपको समझ में आती है कि स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। चलो नोट करो क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि हाफ पार्ट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड विद ए सबस्टेंस ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एज शोन इन फिगर। इफ इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। एक इस तरह का आपको कैपेसिटर दिया हुआ है सपोज, इसकी प्लेटों का एरिया आप कैपिटल A मान लीजिए, और जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की उसे आप स्मॉल d मान लीजिए। इनिशियल कैपेसिटेंस C बोल रहा है, तो जो C की वैल्यू होगी इनिशियल वो होगी A/0/d। अभी कोई वैक्यूम वगैरह इसमें नहीं था, क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि एज शोन इन फिगर, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है ना, इसके आधे हिस्से में आपने मीडियम रख दिया, कोई सबस्टेंस रख दिया जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन न्यू कंडीशन। इस न्यू कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना है, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये तो प्लेटों का एरिया है और ये मिड की डिस्टेंस है, तो फिलहाल ये कैपेसिटर कुछ ऐसा था, भले इस तरह से घुमा के देख लो। अब देखो थोड़ी देर बाद आप इस कैपेसिटर को कैसे कट करने वाले हो, जहां मीडियम भरा है वहां से कट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो दो कैपेसिटर आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, देखना। इसमें तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक सबस्टेंस रखा हुआ है एप्सिलॉन आर का, ठीक है भाई। प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी d है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है। पर जो एरिया है, पहले अगर पूरी प्लेट का एरिया ये था तो अब तो आधा ही हिस्से में आ रहा है ना, एरिया हाफ हो जाएगा, याद रखें एरिया क्या हो जाएगा हाफ। और पता है कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान से देखना, बस यही बात समझने वाली है। अगर डिस्टेंस मीडियम में अकॉर्डिंग टू लेंथ बढ़ता, अकॉर्डिंग टू लेंथ आधे हिस्से में, तो ये सीरीज में जुड़े होते, पर अब कहां जुड़ेंगे पैरेलल में। सुना, इसकी कैपेसिटेंस को मैं C1 मान रहा हूं, तो C1 कितना आएगा, एरिया हो गया हाफ। मीडियम पहले में ही नहीं है, डिस्टेंस d है, तो C1 की वैल्यू तो हो गई C/2। रही बात C2 की, तो एरिया तो हाफ हो ही गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, डिस्टेंस कितनी है d। इसको अगर मैं C से रिप्लेस करूं तो यह आएगा C इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन 2। और ध्यान से देखें C1 और C2 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C डैश मान लो, वो हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C डैश इक्वल टू C1 कितना है C/2 और C2 कितना है C/2 इंटू एप्सिलॉन आर।
तो C/2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो आंसर आएगा 1 + εr। तो जो नई कैपेसिटेंस है ना वो कितनी आएगी बच्चों, C/2 × 1 + εr। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो अच्छे से। जहां मीडियम, जिस तरीके से मीडियम भरा हुआ है ना, वहां से कट कर देते हैं इस चीज को। अच्छा, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन, इसको आप लिख लो है ना, और मैं ऐसा ही इसका एक दूसरा तरीके क्वेश्चन और बनता है, उसे करके दिखाऊं तो आपको पूरी कहानी क्लियरली समझ में आएगी। मीडियम ऐसे ना भर के अगर मैं अकॉर्डिंग टू लेंथ भरता, यानी कि आधे हिस्से में इस तरीके से मीडियम भरा होता, तो ये क्वेश्चन कैसे करते सोचना। बीच में से कट लगाएंगे तो इस तरीके के दो कैपेसिटर बनेंगे, एक पॉइंट ऊपर है ये, एक पॉइंट नीचे है ये। तो अब ये दोनों बच्चों सीरीज में कनेक्ट हैं, याद रखना। दोनों कैपेसिटर कहां कनेक्ट होंगे, सीरीज में। एक तो ये हो गया वैक्यूम वाला और दूसरा ये हो जाएगा मीडियम वाला। अब की बार एरिया तो दोनों में चेंज नहीं हुआ, पर डिस्टेंस चेंज हुई। ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2। अब इसको आप C1 निकालना, C2 निकालना और सीरीज के हिसाब से सॉल्व करना। समझ में आ गया होगा। हमें तो जो बुक का क्वेश्चन था वो समझना था भाई मेन तो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना कौन सा है। 7, हाँ बिल्कुल। 8 ड्रॉप ऑफ मर्करी of equal radius and charge combine to form a big drop. What will be the capacitance of big drop in comparison of small drop? देखिए भाई ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं पहले कि अगर हमारे पास स्मॉल ड्रॉप है, कितनी n स्मॉल ड्रॉप है, जिनमें हर एक की रेडियस स्मॉल r है और चार्ज स्मॉल q है। ये कंबाइन होकर अगर एक बड़ी ड्रॉप बना दें, बिग ड्रॉप बना दें, मतलब ये कॉन्सेप्ट कब लागू होगा। अच्छा, आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं आई गया होगा कि जब स्मॉल ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपने देखो 10th क्लास में मैथ वगैरह में पढ़ा होगा कि यार सिलेंडर को पिघलाकर कुछ एक शेप से दूसरी शेप में जब डालते हैं ना तो वॉल्यूम सेम रहता है, पता हो तो आपको। अगर मैं n स्मॉल ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाऊंगा तो इन दोनों प्रोसेसर में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो देखना पहले यहां वॉल्यूम कितना होगा, n है, जो ड्रॉप है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्पेरिकल होती है और स्पेरिकल का वॉल्यूम है 4/3 πr3, और यहां 4/3 पाई कैपिटल R3। 4/3 पाई कट जाएगा, ये बचेगा nRQ इक्वल टू कैपिटल R3। अगर मैं इसका क्यूब लूं RQ का, तो R n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। आपको याद है क्या, जो रेडियस है, ध्यान सुनिए, जो अगर मैं n ड्रॉपों को, n स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाता हूं तो उसकी रेडियस n की पावर 1/3 टाइम हो जाती है। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 8 मरकरी की स्मॉल ड्रॉप हैं, उनसे एक बड़ी ड्रॉप बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ वो देखना ध्यान से। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस R के प्रोपोर्शनल होती है स्पेयर के लिए, तो जो हालत रेडियस की है वही हालत कैपेसिटेंस की होगी कि जो बड़ी बूंद है उसकी कैपेसिटेंस n की पावर 1/3 होगी स्मॉल बूंद की कैपेसिटेंस की। अब कितनी बूंद मिलाई है आपने, n, तो लगा दीजिए कि जो c है वो 8 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। तो बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस 2 टाइम हो जाएगी छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस के। अगर मैं 8 स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाता हूं, बड़ी बूंद बनाता हूं, तो उस बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस 2 टाइम हो जाएगी स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटेंस के। आ गया होगा समझ में। चलो नोट करो इसको जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, पढ़िए। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कैपिटल C, इट इज चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V, नाउ इट इज कंबाइंड टू ए रेजिस्टेंस, देन एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना। एनर्जी लॉस के फॉर्मूले कौन कौन से बच्चों,
एक तो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जब हम बात करेंगे क्यू की और सी की। एक है हाफ सी वी स्क्वायर और एक है हाफ क्यू वी। अब इन तीनों में से जो आपको आंसर दिख रहा हो उसे आप टिक कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था आपको तीनों फॉर्मूले तो बहुत ढंग से याद होने चाहिए भाई, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 8। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, पढ़िए। इफ ऑन चार्जिंग ए कैपेसिटर बाई चार्ज क्यू स्टोरेज एनर्जी इज डब्ल्यू। अगर आप क्यू चार्ज दे रहे हो तो एनर्जी कितनी है? डब्ल्यू। स्टोरेज एनर्जी डब्ल्यू। देन स्टोरेज एनर्जी ऑन डबलिंग द चार्ज विल बी। अगर हम चार्ज डबल कर दें तो स्टोर एनर्जी कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना। देखो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा काम में ले, मेन बात तो ये है। चर्चा कर रहा है ये चार्ज की, कि चार्ज डबल किया गया है, तो भाई वो फॉर्मूला काम में लूंगा जिसमें चार्ज आएगा। चार्ज इसमें नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं। या तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब कौन सा भैया, सी की जानकारी है कि बी की जानकारी है? तो अंडरस्टूड है सी कांस्टेंट है। मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया उसी दिन सिखाया है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड चार्ज। चार्ज कम ज्यादा करने से कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सी कांस्टेंट है, मतलब मैं फॉर्मूला काम में लूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, पर इसने एनर्जी को डब्ल्यू का नाम दिया है, तो ये तो मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नई एनर्जी कितनी होगी? डब्ल्यू डैश। जब चार्ज डबल कर दिया जाए तो क्यू की जगह कितना आएगा? 2q, चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c। थोड़ा और सॉल्व करूं तो 4q स्क्वायर अपॉन 2c, और q स्क्वायर अपॉन 2c w बन जाएगा, तो w डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4w। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कैपेसिटर पर चार्ज को डबल कर दें, अगर हम कैपेसिटर पर चार्ज को कितना कर दें बच्चों? डबल कर दें, तो जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी इसकी इनिशियल एनर्जी की। फॉर्मूला सिलेक्शन समझ में आया ना आपको? नोट करते जाओ जल्दी जल्दी, चलो। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 स्पेरिकल कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। जो कैपेसिटर है क्वेश्चन नंबर 10, उनमें पहले की कैपेसिटेंस तो है 3 माइक्रोफैरड और दूसरे की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड। चार्ज है 300 एंड 500 वोल्ट, सॉरी B1 300 वोल्ट एंड B2 500 वोल्ट। गिवन डाटा है ये। एंड देन कनेक्टेड कॉमन पोटेंशियल विल बी। कॉमन पोटेंशियल निकालना है, बड़ा सिंपल सवाल है भाई। कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला याद है क्या? V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जमा दीजिए। C1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 और B1 की वैल्यू कितनी है? 300 प्लस C2 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 500 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है? 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस C2 कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर -6। ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू, ऊपर से देखो 3 3 जा 9 और 10 टू दी पावर हो गया बच्चों -4, और ये 5 5 जा 25 और 10 टू दी पावर -4। नीचे 8 इंटू 10 टू दी पावर -6। समझ में आया क्या? -6 को अगर मैं कॉमन लूँ तो ऊपर से -4 कट जाएगा, नीचे -2 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आपका बचेगा 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 2। 34 बचा क्या? कुछ पॉइंटों में आंसर है। डिवाइड करना कितना आ रहा है देखिए एक बार। 4.25 10 टू द पावर 2 425 वोल्ट। सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो है 425 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है ना? थोड़ा कैलकुलेशन टाइप में, बाकी बहुत ईजी है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11,
इफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट, एनर्जी यू नॉट है. इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कैपेसिटेंस की जो इनिशियल एनर्जी है वो यू नॉट है, आपने मीडियम रख दिया. तो बच्चों मीडियम रख दिया तो अब यहाँ बात क्लियर नहीं है कि सी क्यू कांस्टेंट है कि बी कांस्टेंट है. इफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, तो क्यू कांस्टेंट मानिए आप, क्यू कांस्टेंट. और कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी है कि जो बाद की कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस की, क्योंकि आपने मीडियम रखा है. तो फॉर्मूला मुझे क्यू और सी के टर्म में काम में लेना है, और क्यू और सी के टर्म में जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. इनिशियल यू नॉट है, मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और अगर मैं बाद वाली एनर्जी की बात करूं तो चार्ज तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम हो गई. इसकी जगह अगर मैं यू नॉट जमाऊं तो यू डैश इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर. बाद की एनर्जी इसकी इनिशियल एनर्जी की कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगी. क्लियर है, नोट करते जाओ. चलो वो चार्ज कैपेसिटर बोल दिया ना, इसलिए अंडरस्टूड हो गया कि भाई चार्ज कांस्टेंट है इसके अंदर. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12. देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड एज शोन इन द फिगर. एक डायग्राम दे रखा है भैया इसने, ये कैपेसिटेंस है 4.5 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 6 माइक्रोफैराड. और जो बैटरी कनेक्ट है वो है 12 वोल्ट की. और क्वेश्चन है कि इस 4.5 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस है इस पर आपको वोल्टेज निकालना है. देखिए ध्यान से, बी निकालना है ना. पहले आप इसकी नेट कैपेसिटेंस निकाल ले सर्किट की. ध्यान से देखिए, तो 3 और 6 पैरेलल में है और पैरेलल का फॉर्मूला है C1 + C2. तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 3 + 6 9. और फिर 4.5 और 9 सीरीज में है, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 4.5 × 9 अपॉन 4.5 + 9. कहने का मतलब होगा 4.5 × 9. इसको अगर मैं ऐड करूं 13.5. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया. करिए चलिए, 5 से काटो, कितना 2, 27 बार. और ये 5 से 9, 9 से 3 और 3. नेट जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रोफैराड. ये समझ में आया कि नहीं आया? इस सर्किट में जो नेट कैपेसिटेंस आया है वो कितना आएगा, 3 माइक्रोफैराड. तो आप पहले नेट चार्ज निकाल लीजिए. Q इज इक्वल टू होता है CB. C है 3 × 10⁻⁶ और V है 12. तो जो नेट है वो है 36 माइक्रोकूलम. चार्ज कितना है, 36 माइक्रोकूलम. आपको इसका वोल्टेज चाहिए ना भाई, तो वोल्टेज होता है Q/C. Q कितना आया, 36 माइक्रोकूलम, और C कितना है 4.5 मतलब 9/2. 10⁻⁶ से -6 कैंसिल आउट हो गया और ये आएगा 8 वोल्ट. सॉल्व कर लेना आराम से. तो जो इस कैपेसिटेंस पर नेट जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा बच्चों, इसमें 8 वोल्ट आएगा. इसको भी नोट करें जल्दी से. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लास्ट आप करोगे, होमवर्क है. इनमें से एक भी आंसर नहीं है, गलत आंसर दिए हुए ना. ये 12 माइक्रोफैराड, 8 और 4, ये 4 और ये 16. ये कितने का, 12, 8, 4, 16. होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे. कैसे करना है, 8 और 4 पहले सीरीज सॉल्व करना, फिर जो आंसर आए इसके साथ पैरेलल सॉल्व कर लेना, और फिर तीनों का सीरीज सॉल्व करना. क्लियर? जो भी आंसर आए आपको बताना है मुझे कमेंट करके.
तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, हमारे सारे जितने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो पूरे हमने ट्राई कर लिए, ठीक है ना। बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इनको।